बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज क्या कहना चाहिए, टॉक ऑफ द टाउन जो एक ही स्टोरी है वो है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, कौमी एहतसाब ब्यूरो जिसको उर्फ़ आम में नैब कहा जाता है, उसके बारे में कि कल चेयरमैन नैब के बारे में जस्टिस जावेद इकबाल साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, सीनियर मोस्ट जज थे, एक्टिंग चीफ जस्टिस भी कई दफ़ा रहे और एक पूरी तारीख़ है उनके सीने में भी। तो उनके बारे में एक ऑडियो और फिर वीडियो एक टेलीविज़न ने चलाई और फिर उसके बाद सोशल मीडिया पे बहुत सारी फुटेजेस इस वक्त गर्दिश कर रही हैं। टीवी ने ये ख़बर चला के और उसके बाद वापस ले ली, खामोशी इख्तियार कर ली, लेकिन वो ख़बर जो है वो अपना काम कर गई। वो फुटेज, वो ऑडियो कैसेट, वो वीडियो जो एक मोबाइल से बनाई गई थी उसने अपना काम कर दिया। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं आपको कि हुआ क्या है। ये कुछ अर्से से ये चल रहा था सिलसिला और चेयरमैन नैब इशारतन कनायतन ये बात कर रहे थे कि उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनको धमकियां दी जा रही हैं और माफियाज़ उनके पीछे लगे हुए हैं कि ये काम इस तरह से ना हुआ तो फिर ये हो जाएगा। जान से भी फिर उनको बहरिया टाउन से ये भी कहा गया कि आप मिनिस्टर एनक्लेव शिफ्ट हो जाएं। तो ये चीज़ें चल रही थी। जस्टिस जावेद इकबाल साहब यानी कि ये जो दौर है, ख़ास तौर पे जब से वो आए हैं, वो बड़ा क्रिटिकल पीरियड है और सख्त तरीन एहतसाब का एक फ़ैसला किया गया था कि होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, वो चल रही थी। तो चेयरमैन नैब को कौन दबाव में लाने के लिए ये सब कुछ कर रहा था, कौन सा माफिया है, कौन सा ग्रुप है, कौन सी पार्टी है। इस वक्त चेयरमैन नैब के पास अगर नैब में देखें तो किन किन के मुकदमात हैं, उसमें जरदारी साहब, भुट्टो फैमिली और उनके दोस्तों में स्पीकर सिंध असम्बली सराज दुरानी भी शामिल है, ओमनी ग्रुप है और बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन हैं। उसके बाद नंबर 2 पे आ जाती है शरीफ फैमिली। उसमें नवाज़ शरीफ साहब को सज़ा हो चुकी है, मरीम बीबी को सज़ा हो चुकी है, मज़ीद मुकदमात हैं पेंडिंग जो पड़े हैं। वो हैं हमज़ा शहबाज, सलमान शहबाज, शहबाज शरीफ, हुसैन नवाज़, हसन नवाज़, इसहाक डार, अली इमरान, यानी कि बेशुमार लोग हैं। शरीफ फैमिली के हो गए, फिर PMLN के ख्वाजा साद रफ़ी, ख्वाजा बिरादरान, ये तो फिर जिनके केसेस पेंडिंग पड़े हैं, यानी कि जिनके ख़िलाफ़ कोई इंक्वायरी, कहीं इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं, उनमें कौन है? उनमें मुस्लिम लीग नवाज़ के बहुत से लोग हैं और बड़े बड़े नाम, ख्वाजा आसिफ साहब, हसन इकबाल साहब, शायद खान अब्बासी साहब, और भी सोचते जाएंगे तो नाम आते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी के राजा परवेज़ अशरफ साहब, यूसुफ गिलानी साहब और मज़ीद उसमें ऐड करते जाएं, सिंध काबीना के लोग, फिर बिज़नेस टाइकॉन बड़े बड़े वो भी हैं, मियां मंशा साहब भी हैं। ये सारे इनके भी पेंडिंग हैं केसेस। फिर आ जाएं PTI की तरफ। PTI में परवेज़ खटक साहब, वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म ख़ान, ये हैं, DGI भी हैं और डॉक्टर सलमान साहब। फिर
KPK के बहुत सारे लोग हैं जिनके PTI से जिनका ताल्लुक़ है, वो चल रहे हैं। जुल्फ़ी बुखारी हैं, ये एक हो गया। तो लंबी फहरिस्त है। फिर प्राइवेट बहुत सारे लोग हैं जिनको लैंड ग्रैबर्स कहते हैं, वो हैं। तो ये सारी एक तस्वीर आप सामने रखें तो आपको, हाँ, यूसुफ बेग मिर्ज़ा साहब हैं वज़ीर आज़म के। अब इन सारी चीज़ों को सामने रखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये एक है तस्वीर। तो चेयरमैन नैब को, इसमें कोई शुबा नहीं कि चेयरमैन नैब पे दबाव भी बहुत है, लेकिन नैब ऑर्डिनेंस है एक, उसके मुताबिक कुछ चीज़ें कभी कभी महसूस होता है कि गो स्लो की पॉलिसी इख्तियार की हुई है, कभी ऐसा लगता है कि बिल्कुल नैब खामोश हो गया है, दानिस्ता कर रहा है। लेकिन नैब वाले कहते हैं कि नहीं, हमारा इसमें कसूर नहीं है। जो इंटरिम बेल हो जाती है, इंटरिम रिलीफ मिल जाता है अदालतों से, उसकी वजह से। खैर, ये एक चीज़ समझ लें। फिर ये इस वक्त क्यों आई ऑडियो वीडियो, तो अगर हम उसकी ऑथेंटिसिटी पे जाएं तो वो एक हल तलब मसला है। लेकिन अच्छा, इससे पहले ऑडियो वीडियो जिनकी आ चुकी हैं वो किन किन की थी, उसमें जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब वाले मामले में भी कुछ चीज़ें आई थी जब उनके बेटे का मसला बना था मलिक रियाज साहब से, अरसलान का, फिर अरसलान इफ्तिखार का, फिर जस्टिस कयूम से भी शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू थी, जस्टिस आयशा अजीज़ मरहूम से थी, तो सैफुर रहमान की थी, वो भी ऑडियो टेप्स आए थे उस वक्त। फिर एक इसी तरह का हुआ था मामला जब मलिक रियाज साहब का मामला चौधरी इफ्तिखार साहब से चल रहा था, जस्टिस इफ्तिखार से, तो उस वक्त भी दुनिया टीवी पे एक इंटरव्यू चल रहा था मलिक रियाज साहब का, मुबशर लुकमान साहब और मेहर बुखारी साहबा वो ले रही थी इंटरव्यू। तो उस दौरान कोई गुफ्तगू वो भी मंजर आम पे आ गई थी। तो ये मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि इस तरह के जब मामलात होते हैं तो फिर अल्टीमेटली नतीजा क्या निकलता है। जस्टिस कयूम साहब को रिज़ाइन देना पड़ गया था हाई कोर्ट के जज के तौर पे, अदरवाइज़ उनका मामला जाता सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उनके बारे में एक SGS कोटकना केस में एक पैराग्राफ लिख चुकी थी। इसी तरीके से जस्टिस आयशा अजीज़ साहब की जब ऑडियो टेप सामने आई थी तो सुप्रीम कोर्ट के जज थे वो, उनको भी रिज़ाइन देना पड़ा था, घर जाना पड़ा था। और जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब वाला मामला जब हुआ था तो उसमें उन ऑडियो टेप्स का ये इस्तेमाल हुआ कि जब मुबशर लुकमान साहब और इनकी टेप सामने आई तो उसमें फिर ये हुआ, इनका तरह मामला मुख्तलिफ था क्योंकि वो प्रोग्राम के दौरान टेलीफोन कर रहे थे, हिदायत ले रहे थे या जो भी था वो एक था, लेकिन वो भी सामने आए तो उसके बाद फिर ये था कि जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब और मलिक रियाज साहब के दरमियान कहीं ना कहीं बैकडोर चैनल के ज़रिए सीज़ फायर हो गया था। ये एक हिस्ट्री है। अब जस्टिस जावेद इकबाल साहब को ये सारा मामला क्यों किया जा रहा था और ये जो मोबाइल के ज़रिए ख़ातून ने फुटेज बनाई, गुफ्तगू की और अदरवाइज़, तो उसमें ये पहले की थी और वो ख़ुद भी नैब के वो हैं, मुल्ज़मान हैं और FIR भी हो चुकी हैं, गिरफ़्तार भी हैं और मामला चल रहे हैं, पेंडिंग हैं। लेकिन फिर टीवी जिनका था, जिस टीवी पे ये ख़बर हुई, उसके ओनर जो हैं वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के स्पेशल असिस्टेंट हैं, ताहिर ख़ान। तो ये ताने बाने, लेकिन इसका ये जिसने भी ज़्यादा इम्कान ये है कि ज़ाहिर है कोई माफियाज़ी इस तरह के काम करते हैं, ये सारा प्लानिंग करते हैं, कोई आम
मेरा और आप जैसा बंदा तो नहीं करता, और स्क्रिप्ट बड़ा होता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स बड़े होते हैं। तो चेयरमैन नैब बातें भी नहीं मान रहे, कभी ऐसे लगता है मान रहे हैं, कभी ऐसे लगता है नहीं मान रहे, और वो काम कर रहे हैं। और वो फिर अलग ऐलान कहते हैं बड़े धड़ल्ले से कि मैं डरने वरने वाला नहीं हूँ और मैं ये सारा काम जारी रखूँगा। तो अब आते हैं मकासद, आखिर ये क्यों किया गया। इसका मकसद एक ही था कि जस्टिस जावेद इकबाल साहब को डिस्क्रेडिट किया जाए, चेयरमैन नैब को, और उन पे दबाव बढ़ाया जाए और उनको इस्तीफ़े पे मजबूर किया जाए। ये था बुनियादी मकसद। इस्तीफ़े पे मजबूर करने के क्या फ़ायदे हैं। अब नैब ऑर्डीनेंस को अगर आप पढ़ें, नैब ऑर्डीनेंस में सब कुछ चेयरमैन नैब है, नैब कानून के मुताबिक। अगर नैब के चेयरमैन ना हों तो नैब जो है बतौर इंस्टीट्यूशन वो नॉन फंक्शनल हो जाता है, गैर फ़ाल हो जाता है, क्योंकि चेयरमैन नैब की मंजूरी से ही इंक्वायरी होती है स्टार्ट, चेयरमैन नैब की मंजूरी से ही वो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में तब्दील होती है, फिर रेफरेंस फ़ाइल होता है। ये सारा इख्तियार चेयरमैन नैब का है होली सोली। और चेयरमैन नैब को हटाने का जो तरीक़ाकार है वो बिल्कुल वही है जो एक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाने का तरीक़ाकार है। यानी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला भेजा जाएगा। आर्टिकल 209 हमारे आईन पाकिस्तान 73 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके मुताबिक आर्टिकल 209 है 209 वो डील करता है, और उसके तहत चेयरमैन नैब को हटाया जा सकता है या फिर चेयरमैन नैब खुद मुस्तफ़ी हो जाए। अब ये अगर ये सारी आ गई, अब चेयरमैन नैब प्रेशर में है, वो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि वो प्रेशर में आ चुके हैं। और चेयरमैन नैब अगर अपने ओहदे से इस वक्त हट जाते हैं तो उन तमाम लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा जिनके ख़िलाफ़ इस वक्त केसेस, इंक्वायरीज़, इन्वेस्टिगेशंस, रेफरेंस किसी न किसी मरहले में नैब में पड़े हैं। उन सब को फ़ायदा पहुंचेगा, क्योंकि डिप्टी चेयरमैन नैब के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है, और ना ही कायम मुकाम चेयरमैन का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है नैब ऑर्डीनेंस में। डिप्टी चेयरमैन ही रहेगा और वो चेयरमैन नैब की हिदायत के मुताबिक ही काम करेगा। चेयरमैन नैब का कोई इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकता वो। लिहाजा मकसद बिल्कुल वाज़ेह है कि इस मौके पे ये जारी करके चेयरमैन नैब को मुस्तफ़ी होने पे मजबूर किया जाए, और अगर वो मुस्तफ़ी नहीं होते तो उनके ख़िलाफ़ एक रेफरेंस फ़ाइल किया जाए जस्टिस जावेद इकबाल साहब के ख़िलाफ़। तो उसमें अब उनको सामना करना पड़ेगा। मुझे जो लगता है वो यही है कि रेफरेंस फ़ाइल होगा चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये मामला जा सकता है। ज़ाहिर है वही फोरम है एक। तो अगर चेयरमैन नैब मुस्तफ़ी होते हैं या उनको सैक किया जाता है, तो जब तक नया चेयरमैन नहीं आएगा नैब जो है वो नॉन फंक्शनल हो जाएगा, गैर फ़ाल हो जाएगा। और नया चेयरमैन लगाना है किसने? वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान ने और लीडर ऑफ अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब ने। जब तक इनके दरमियान कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तब तक ये चेयरमैन नैब का ओहदा खाली भी रह सकता है, और ऐसी कोई नहीं है सिवाय सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी के कि हुकूमत को मजबूर किया जा सके कि वो चेयरमैन नैब लगाएं, क्योंकि चेयरमैन नैब जो भी लगेगा इन दोनों की मर्ज़ी से लगेगा। अगर इनमें कंसल्टेशन नहीं होती और वो प्राइम मिनिस्टर अकेले तनहा लगा देते हैं चेयरमैन सेनेट, तो ऐसी सूरत में सुप्रीम कोर्ट में वो चैलेंज होगा और वो चेयरमैन सेनेट की अपॉइंटमेंट गैर कानूनी करार पाएगी, क्योंकि जस्टिस दिदार हुसैन शाह मरहूम उनको पीपल्स पार्टी के दौर में सैयद रसूलुल्लाह गिलानी साहब से प्राइम मिनिस्टर उन्होंने उनको चेयरमैन नैब लगाया था। लीडर ऑफ अपोजिशन थे चौधरी निसार अली ख़ान, वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में कि मेरे साथों को कंसल्टेशन की नहीं गई, बामानी मुशावरत जिसे कहते हैं वो नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट में ये बात स्टैब्लिश हो गई। तो इफ्तिखार चौधरी साहब थे उस वक्त,
तो उनको घर जाना पड़ा था। जस्टिस दीदार हुसैन शाह साहब को सैक कर दिया गया था। इसलिए ये सारा स्क्रिप्ट है, और अगर जस्टिस जावेद इकबाल साहब मुस्तफ़ी होते हैं या उनको फ़ारग किया जाता है तो उन सब लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा जिनके मुकदमात, जिनकी इंक्वायरी, जिनके इन्वेस्टिगेशंस इस वक्त नैब में पेंडिंग है।